वंदे मातरम जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था और बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था। और इसको सबसे पहले जो है वो गाया गया था, सबसे पहले जो दुनिया के सामने आया था वो आया था 1996 में। कब आया था? 1996 में। ये 1996 में, सॉरी 1996, 1900 बोल दिया, 1896 में ये दुनिया के सामने आया था। सॉरी, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो 1896 में ये सबसे पहले दुनिया के सामने आता है। और इसको इसको जो गाने वाले थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही ये 1996 में गाया था। सॉरी, 1800 नहीं, 1996 में ये गाया था। और इसको सबसे पहले गाने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। लिखने वाले नहीं थे बल्कि गाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे। उसके बाद में बात करूं जी, एशिया में सबसे पहले किसको मिलता है? रविंद्रनाथ ठाकुर को मिलता है, रविंद्रनाथ टैगोर को ये मिलता है। और ये 6 क्षेत्रों में जो है वो दिया जाता है। अब मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं कि ये दिया क्यों जाता था। एक देश है स्वीडन, और स्वीडन की जो राजधानी है वो है स्टॉकहोम। मैंने यहां पर लिख दिया, उसकी राजधानी है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में उस समय एक बिजनेसमैन रहता था और उसका एक बच्चा वहां पर जन्म लेता है 21 अक्टूबर 1833 को। कब? 21 अक्टूबर। कब लेता है? 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर 1833 को, 21 अक्टूबर 1833 को एक बच्चा जन्म लेता है। और जो वहां पर जो बिजनेसमैन थे, इस बच्चे का जो नाम था वो था अल्फ्रेड नोबेल। क्या था? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म जो है वो 21 अक्टूबर 1833 को होता है। स्वीडन के स्टॉकहोम में होता है। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम में एक वहां पर व्यापारी थे, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिनका नाम था इमैनुएल नोबेल। क्या नाम था? इमैनुएल नोबेल। इमैनुएल नोबेल के घर में एक बच्चे का जन्म होता है जिनका नाम रखा जाता है अल्फ्रेड नोबेल। और अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म है 21 अक्टूबर 1833 को होता है स्वीडन के स्टॉकहोम में। लेकिन उनका बहुत बड़ा बिजनेस था। जैसे मैंने कहा कि जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे वो भी एक रॉयल फैमिली के थे, जैसे जो नेहरू जी हुए वो भी एक रॉयल फैमिली के हुए, महात्मा गांधी जी हुए वो भी एक रॉयल फैमिली के हुए, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए वो ये एक रॉयल फैमिली के थे। वैसे ही अल्फ्रेड नोबेल भी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका बहुत बड़ा बिजनेस था। जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम के जो पिताजी थे, दादाजी थे, उनका भी जो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस था, वो नाव चलाते थे। उस समय जो है वो नाव चलाते थे, वो तमिलनाडु के रामेश्वरम में नाव चलाते थे। तो उनका काफी बिजनेस था और वो लॉस में हो गया था। फिर वैसे ही कंडीशन यहां पर आती है, इनके पिता का इमैनुएल जो नोबेल थे, इनका जो बिजनेस था वो धीरे धीरे घाटे में चलना शुरू हो गया। जो बिजनेस करता है उसको पता होता है कई बार घाटे में जाता है और कई बार वो मुनाफे में जाता है। तो इनका बिजनेस जो है वो लो कंडीशन में जाना जो है शुरू हो गया। होता क्या है कि इनका सब कुछ बिक जाता है, इनका सब कुछ बिक जाता है और यहां तक कंडीशन आ जाती है कि इनको अपना घर भी बेचना पड़ता है। जब इमैनुएल नोबेल ने अपना घर बेच दिया तो इनके और भी बच्चे थे, उसमें से एक जो है वो अल्फ्रेड नोबेल था। और अल्फ्रेड नोबेल जो है उस समय 3-4 साल का रहा होगा। तो उन्होंने अपना घर बेच दिया। घर बेचने के बाद इमैनुएल नोबेल जो है वो अपनी पत्नी से कहते कि हमारे देश में जो है वो धंधा बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है स्वीडन में, तो मैं ऐसा करता हूं किसी और देश में जाकर धंधा करता हूं। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हम भी आपके साथ चलते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, अब वहां पर विदेश में जाने पर हमारी कोई बैठने की व्यवस्था भी नहीं है, कोई यार दोस्त भी नहीं, जान पहचान तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा करो, जब मैं सेटल हो जाऊंगा तो आपको वहां पर बुला लूंगा। और वो वहां से चले जाते हैं यूएसएसआर। कहां चले जाते हैं? यूएसएसआर।
जो रशिया है, सोवियत संघ, वहां चले जाते हैं और रशिया में जाते हैं और अपना बिजनेस जो है वहां पर ठीक ठाक से करने लगते हैं और उनका बिजनेस वहां पर चल जाता है। उनका बिजनेस क्या होता है, वहां पर चल जाता है। और इनकी जो माता थी, अल्फ्रेड नोबेल की माता थी, वो अपने पिताजी के पास चल जाती है, अर्थात अल्फ्रेड नोबेल के नाना के पास चली जाती है और कुछ मदद मांगती है कि हमारे पास कुछ खाने पीने को नहीं है, आप हमारी मदद कीजिए। तो नाना जी कहते हैं कि कुछ दिन तो उन्होंने रखा और कहते हैं कि आपको मैं कितने दिन अपने घर पर रख सकता हूं, तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको एक छोटी मोटी दुकान का प्रबंध करवा के देता हूं। और उनके लिए वो दुकान खोल के देते हैं अल्फ्रेड नोबेल के नाना। दुकान भी ठीक ठाक से चलने लगती है, वो दिन रात मेहनत करते हैं और वो दुकान को सही से चलाने लगते हैं। तो इसी बीच लगभग जो अल्फ्रेड नोबेल की उम्र थी वो 8-9 साल की हो जाती है। जो पढ़ने पे में थे वो बहुत जीनियस थे, अल्फ्रेड नोबेल पढ़ने में बहुत ही जीनियस थे। अब वो पढ़ाई भी शुरू करते हैं और धीरे धीरे उनका धंधा भी ठीक ठाक होने लगता है। इतने में जो यूएसएसआर गए थे, इमैनुअल नोबेल जो उनके पिता थे वो गए थे, वो भी वापस चले आते हैं, वापस से काफी पैसा जो है वो इकट्ठा करके लाते हैं और स्वीडन चले आते हैं। सबसे पहले आकर वो अपना बेचा हुआ जो घर था उसको वापस खरीदते हैं और अपने परिवार को वहां पर ले आते हैं, अपने साथ रखते हैं और वहां पर वो फिर धंधा करना शुरू कर देते हैं। उनका धंधा जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक चलता है। इसी बीच में उनका धंधा बिल्कुल ठीक ठाक चलता है और काफी जो पैसे थे उन्होंने जो करना इकट्ठे कर दिए और काफी पैसा उनके पास हो गया। और जो विज्ञान में रुचि थी अल्फ्रेड नोबेल की, वो बहुत ही विज्ञान में रुचि रखते थे, पढ़ने लिखने में बहुत जीनियस थे। अपने ही घर में उन्होंने एक टेबल पर एक लेबोरेटरी बना दी थी, एक लैब बना दी थी, जिसमें वो प्रयोगशाला, वो ऐसी प्रयोगशाला जिसमें वो कई प्रकार की चीजें मिलाते थे, जो रसायन मिलाते थे, एक प्रकार का रसायन दूसरे प्रकार का रसायन, कई प्रकार के केमिकल मिलाते थे। इस प्रकार के जो प्रयोग थे वो अपने ही घर में करने लगे। इसी बीच साल आता है 1866। 1866 में क्या होता है, वो कुछ मिला रहे थे, आपस में मिला रहे थे और उन्होंने गलती से, आज तक जो आविष्कार हुए हैं वो गलती से ही हुए हैं, किसी ने जानबूझकर कोई भी आविष्कार जो है वो नहीं मिलता है। हिस्ट्री की ओर जाएंगे आप तो आपको पता लगेगा कि किसी का जो आविष्कार है वो जानबूझकर नहीं किया गया है, गलती से ही आविष्कार जो है वो होते हैं, गलती ही आविष्कार की जननी होती है। तो उनसे एक आविष्कार हो जाता है, कई प्रकार के जो वहां पर उनके पास रसायन रखे होते थे, उसको मिलाने से उन्होंने आविष्कार कर दिया डायनामाइट का। किसका कर दिया? डायनामाइट। डायनामाइट का आविष्कार उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार उन्होंने 1866 में किया। उन्होंने 1866 में किया और एक साल ये इसी पर काम करते रहे। एक साल के लिए अल्फ्रेड नोबेल इसी पर काम करते रहे कि ये है क्या, डायनामाइट होता क्या है। कईयों को तो बहुत पता है, अच्छे से जानते हैं डायनामाइट के बारे में, लेकिन कुछ जो है वो नहीं जानते हैं। मैं बता दूं, डायनामाइट जो है वो पहाड़ों में हार्ड रॉक होते हैं, उनको काटने के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है उसको डायनामाइट कहते हैं। देशी भाषा में, अगर आसान भाषा में समझे तो उसको सुरंग कहते हैं। जैसे ब्लास्ट कर देते हैं, किसी सुरंग में अंदर जाने के लिए ब्लास्ट करते हैं, उसको जो प्रयोग किया जाता है, जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है उसको डायनामाइट कहते हैं। तो उन्होंने एक साल के लिए डायनामाइट पर काफी अच्छा प्रयोग किया, लेकिन दुनिया को नहीं बताया। तो सबसे पहले उन्होंने 1867 में जाकर ये जो है ये आधिकारिक घोषणा कर दी कि सरकार को बता दिया कि मैंने इस प्रकार की चीज का जो है वो डिस्कवरी की है, मैंने खोज की है, इस प्रकार के जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं और सफल रहा है। अब ये है, उस समय तक डायनामाइट का नाम नहीं रखा गया था, बाद में उसका नाम डायनामाइट रखा गया। फिर सरकार ने देखा कि इसका प्रयोग कहां हो सकता है, उन्होंने देखा कि बड़े पहाड़ों में, अगर पहाड़ है कहीं, ये पहाड़ है, अगर ये पहाड़ है तो यहाँ पर स्कूल है, बच्चे को जाना है तो पहाड़ में घूम करके रास्ते होते हैं, वहां पर उनको दूर लगता था, या हॉस्पिटल होता था, कई प्रकार की सुविधाओं से वो वंचित होते थे। तो डायनामाइट की वजह से यहाँ पर सीधा ही काट के वहां पर रोड बना दिए जाते थे, पहाड़ों में रोड भी बना दिए जाते थे और उसका प्रयोग जो है वो पहाड़ काटने में लगने लगा और सड़कों के निर्माण में उसका प्रयोग होने लगा।
लेकिन जो सरकार थी उन्होंने काफी पैसा जो है वो अल्फ्रेड नोबेल को दिया कि शाबाश भैया आपने बहुत अच्छा काम किया है। फिर दूसरे देशों के पास वो फॉर्मूला पहुंच जाता है, दूसरे देश भी उसको यूज करते हैं, तो वो हर देश, कई देश जो है वो खुश होके अल्फ्रेड नोबेल को पैसा देते हैं। कोई कहता है कि ये लो 5 करोड़ मैं आपको देता हूं, कोई कहता है मैं 50 करोड़ देता हूं, कोई कहता है मैं 50,000 देता हूं। इस प्रकार से अल्फ्रेड नोबेल के पास डायनामाइट की वजह से भी बहुत पैसा इकट्ठा हो गया। पहले से उनके पास पैसा था, लेकिन और पैसा जो है वो डायनामाइट की वजह से उनके पास आ जाता है। उनके पास जब इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है, इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है कि उनकी कोई लिमिट ही नहीं है, कई मिलियन ट्रिलियन जो है रुपए जो है उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन पूरी उम्र अल्फ्रेड नोबेल ने कोई भी शादी नहीं की थी, उन्होंने शादी नहीं की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। फिर अल्फ्रेड नोबेल अपने बंगले में रहते थे, तो साल आता है ये 1893 का साल आता है, और उसी साल जो है उसके जो भाई है, उसका भाई भी उसके साथ ही रहता था, तो उसकी जो है वो वहां पर डेथ हो जाती है, उसके भाई की डेथ हो जाती है, और सबको लगता है कि अल्फ्रेड नोबेल मर गया। बाहर न्यूज जाती है, गलत न्यूज जाती है कि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया। तो जैसे ही अगले दूसरे दिन तीसरे दिन अखबार आता है, तो अखबार सबसे पहले उनके बंगले में आता है। जब बंगले में अखबार आता है तो अल्फ्रेड नोबेल जैसे ही अखबार को खोलते हैं, वहां पर देखते हैं, तो वहां पर लिखा था, फर्स्ट पेज में लिखा था, और अल्फ्रेड नोबेल की वहां पे फोटो भी लगाई हुई थी। तो वहां पर क्या लिखा था, वहां पर लिखा था